प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस बाई ईश्वर सर में। तो आज करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। फरवरी 2022 का जो करंट अफेयर है उसका, और इसके अंदर जो फरवरी 2022 में अब तक जो पहले हफ्ते के अंदर जो भी मुख्य घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। और इसके अंदर जो संत रामानुजम है उनकी जो प्रतिमा स्थापित की गई उसके बारे में, आईसीसी का जो अवार्ड भी शो हुआ है अभी, विश्व कैंसर दिवस है, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी और वीडियो पूरा देखना। और लास्ट के अंदर आपको वन लाइनर करंट अफेयर भी बताया जाएगा। वन लाइनर जिसके अंदर एक जो पंक्ति का करंट अफेयर है वो आपको पिछले एक महीने का और फरवरी का अब तक का बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। अभी जस्ट 2 फरवरी को भारत में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह गुरुग्राम में मनाया गया है की बार। गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, उसके अंदर मनाया गया है 2 फरवरी 2022 को। इस वर्ष विश्व जो आर्द्र दिवस है इसकी जो थीम है वो है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की भूमिका। ये थीम भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2022 उसकी थीम क्या है, तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की भूमिका। और अब की बार क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश है जो उसके बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। अब की बार 2 और ये जो रामसर स्थल है ये घोषित किए गए हैं और इनके साथ अब हमारी कुल संख्या 49 हो गई है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या क्या है, 49 हो गई है। तो मई 2021 में गुरुग्राम के सुल्तानपुर पक्षी उद्यान और झज्जर के भिंडावास अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया था। हरियाणा में ये जो रामसर स्थल हैं दोनों, इनको मई 2021 के अंदर घोषित किया गया था। और ये जो 2 फरवरी 2022 को गुरुग्राम में जो कार्यक्रम हुआ है उसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव ने। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। और जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह 2 अप्रैल 1971 को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। हरियाणा के जीके में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य कब घोषित किया गया, और 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब अगर हम बात करें कि रामसर साइट क्या होती है, तो रामसर संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और कुशलता से उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम है जो कैस्पियन सागर पर ईरानी शहर रामसर, ये जो रामसर शहर है ये ईरान में है, के नाम पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी के कारण जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और अब की बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था इसी अवसर पर भारत की आर्द्रभूमि पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस, एक मानचित्र तैयार किया गया है जिसमें पिछले 10 सालों में जो भारत की वेटलैंड है, आर्द्रभूमियाँ हैं, उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब की बार गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में मनाया गया है। और अब की बार की जो थीम है वो है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की भूमिका। और हमारे भारत के अंदर अब कुल 49 आर्द्रभूमियाँ रामसर साइट घोषित की गई हैं। और अब की बार जो इसका रामसर साइट थी हमारी, यह मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका आयोजन किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। ककोइजना बामुनी हिल वन्यजीव अभयारण्य, अगला हमारा टॉपिक है ककोइजना बामुनी हिल वन्यजीव अभयारण्य। तो ये असम के अंदर है। कहाँ है ये? असम के अंदर है। ककोइजना रिजर्व फॉरेस्ट गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल्डन लंगूर के लिए। ये गोल्डन कलर का एक लंगूर है वहाँ पे जो पाया जाता है। और इसका जो नाम है, वैज्ञानिक जो नाम है, ट्रैचिपिथेकस है। क्या है? ट्रैचिपिथेकस गी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि जो गोल्डन लंगूर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये है ट्रैचिपिथेकस। इन्हें लीफ मंकी भी कहा जाता है, लीफ मंकी भी कहा जाता है। और ये पश्चिमी असम और भारतीय भूटान की सीमा से सटे इलाकों में पाया जाता है। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इस प्रजाति को संकटापन इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो ये
महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। ककोइजना बामुनी हिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम के अंदर है। किस लिए प्रसिद्ध है? रेड लंगूर के लिए, सॉरी गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। और गोल्डन जो लंगूर है उसका नाम है ट्रैचिपिथेकस गी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे संकटापन्न की स्थिति में रखा गया है, इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। पहली बार 2021 में मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और 4 फरवरी 2019 को पोप फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब के बीच बैठक के परिणाम स्वरूप विश्व शांति एवं एकजुटता हेतु मानव बंधुत्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने और दस्तावेजों में प्रतिपादित शांति संबंधी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन करने की घोषणा की थी। इस दिवस को पहली बार 4 फरवरी 2021 को मनाया गया था और अब 4 फरवरी 2022 को दूसरा मनाया जा रहा है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन द्वारा मानव बंधुत्व की उच्च समिति और संयुक्त अरब अमीरात एवं मिस्र के स्थायी मिशनों के साथ संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम के साथ चिन्हित किया गया था। और अब की बार जो इस पे जो बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, इसमें भारत के जो स्थायी प्रतिनिधित्व हैं TS त्रिमूर्ति, ये है सर TS त्रिमूर्ति, इन्होंने इसमें भाग लिया था भारत की तरफ से। तो चलिए दोबारा अगला देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, तो ये जो UGC है हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके अध्यक्ष नामित किए गए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति जगदीश कुमार। ये है सर जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले समाप्त होगी तब तक ये पद पे रहेंगे जो जगदीश कुमार हैं। और ये पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उप कुलपति थे, वाइस वीसी थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। ये जो UGC है वो 28 दिसंबर 1953 को आई थी और इसी दिन कांग्रेस का स्थापना दिवस भी होता है। इसके पश्चात शिक्षा मंत्रालय के तहत UGC अधिनियम 1956 के द्वारा यह भारत सरकार का एक वैधानिक गठबंधन बन गया था, कानूनी जो गठबंधन है, कानूनी संगठन बन गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक अभी चर्चा के अंदर है। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग के अंदर हो रहे हैं। शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ़ पर खेले जाते हैं। यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो जैसे ओलंपिक खेल 4 साल में होते हैं, यह भी 4 साल में होते हैं और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल होते हैं। आइस स्केटिंग है, आइस हॉकी है, स्कीइंग है तथा फिगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल है। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में हुआ था और जो सीधे ओलंपिक है वो 1896 में हुए थे, दोबारा शुरू। फ्रांस के शैमानिक्स नामक शहर में आयोजित किए गए थे और भारत 1964 से इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। भारत राजनीतिक स्तर पर शीतकालीन ओलंपिक 2022 का बहिष्कार करेगा। क्यों करेगा अब वो भी जान लीजिए इसके बारे में। गलवान घटना में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के बीजिंग के कदम की निंदा करते हुए भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है। इसका अर्थ है कि भारत राजनीतिक स्तर पर ओलंपिक का बहिष्कार करेगा, हालांकि इस आयोजन में भारतीय एथलीट शामिल नहीं होंगे। तो अब ये जो राजनीतिक बहिष्कार होता है वो क्या होता है? आमतौर पर राजनयिक बहिष्कार वह होता है जिसमें सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी राजनयिक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सभाओं और प्रमुख शिखर सम्मेलनों में या इस तरह के बड़े आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वो होता है इसका राजनयिक बहिष्कार। और अब की बार भारत के साथ साथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, इन्होंने भी जो शीतकालीन जो ओलंपिक है उनका बहिष्कार किया है। क्योंकि जो चीन है उसके अंदर जो उइगर मुसलमान हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तिब्बत के लोग हैं उनके मानवाधिकारों का हनन किया जाता है और तिब्बत पूरे देश को ये हड़प गए थे चाइना वाले। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के कारण इन सभी देशों ने इसका बहिष्कार किया है। तो ये बीजिंग ओलंपिक है, कहाँ है? बीजिंग में है, चीन में है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसके अगर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए जो शुभंकर हैं उनकी अगर बात करें तो ये इसे
बीजिंग ओलंपिक 2022 के शुभंकर हैं, जिसमें एक मुस्कुराता हुआ पांडा और चलने वाला चीनी लालटेन है। ये जैसे दो चीज़ें हैं, ये इसके शुभंकर घोषित किए गए हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीजिंग ओलंपिक के शुभंकर कौन से हैं। चीनी राजधानी के शोंगांग आइस हॉकी एरिना में एक समारोह में शुभंकरों का अनावरण किया गया। मैस्कॉट बिग डिवेन डिवेन एक मोटा विशाल पांडा है जो बर्फ़ का सूट पहने हुए है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में प्रकट हुआ था। चीनी लालटेन शुए रोन रोन को शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। ये पैरा ओलंपिक के लिए है और ये चीन का जो शीत ओलंपिक है उसके लिए इनके शुभंकर हैं। शुभंकर वो एक जैसे खिलौना टाइप का होता है जो किसी भी बड़े आयोजन के लिए सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ओलंपिक की समिति है या जो खेल स्टेडियम है, जो खेल संस्था है उसके द्वारा। तो चलिए अगला देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, और 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस होता है, वो मनाया जाता है। दोनों चीज़ें एक ही दिन आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इस वर्ष की शुरुआत इस दिवस की शुरुआत 4 फरवरी 2000 को की गई थी। पेरिस में हुई थी इसकी शुरुआत, जो वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर न्यू मिलेनियम के दौरान की गई थी। 2022 में 22वां कैंसर दिवस मनाया गया है। अब की बार प्रत्येक 10 में से एक भारतीय अपने जीवन काल में कैंसर के कारण प्रभावित होता है। प्रत्येक 15 कैंसर रोगियों में से एक की मृत्यु हो जाती है। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक मल्टी स्टेज प्रक्रिया है जिसमें जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो ट्यूमर कोशिकाओं में बदल जाती है। जो मनुष्य के शरीर की सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो ट्यूमर कोशिकाओं में बदल जाती हैं। आजकल तो इसका कुछ इलाज भी आ गया है, जैसे कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, और इसके अलावा एक वो जैसे कुछ इंजेक्शन वगैरह भी आ गए हैं जो इन ट्यूमरों को ख़त्म कर देते हैं। सर्जरी भी है एक, और काफ़ी ख़तरनाक की जाती है ये कीमोथेरेपी वगैरह है। सिर के बाल उड़ जाते हैं, आंखों के बाल वगैरह उड़ जाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है डैरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले डैनियल विटोरी है, ब्रैंडन मैकलम है और केन विलियमसन है। इन तीनों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो अब ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल, जिनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है। स्पिरिट का मतलब होता है भावना। स्पिरिट का मतलब होता है भावना। तो जो खेल की भावना से खेलता है उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। बीते वर्ष भारतीय कप्तान थे जो महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व कप्तान थे, उन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड, दशक का जो स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द अवार्ड था वो उन्हें दिया गया था, धोनी को। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किसी विशिष्ट टीम या किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को खेल की भावना को कायम रखने हेतु प्रदान किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये जो मूर्ति है, इसकी जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री हमारे देश के पीएम महोदय ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो 11वीं शताब्दी के भक्ति संत थे श्री रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? हैदराबाद के अंदर की गई है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। और कहाँ है? हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के भव्य मंदिर परिसर में इसकी स्थापना की गई है। प्रतिमा का जो निर्माण है मिश्र पंच धातुओं से किया गया है, जिसमें सोना है, चांदी है, तांबा, पीतल और जस्ता, 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है। और प्रतिमा को 64 फुट ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया है। और इस ऊंचे स्थान को भद्रवेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? भद्रवेदी कहते हैं। और इसी भद्रवेदी के अंदर नीचे डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनाया गया है। गौरतलब है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं संत श्री रामानुजाचार्य के कार्यों की जानकारी देती गैलरी भी इस मंदिर में स्थापित होगी। तो ये सब स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही किया है, 5 फरवरी को। अगला देखते हैं। आगे ये हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, एनटीडी। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड और जिस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पतंजलि और एक बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो कौन सा बैंक है? ये पीएनबी बैंक है। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है वो है कतर, मध्य एशिया के अंदर स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जिस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है वो है पाकिस्तान। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जिस राज्य में स्थापित होगा उसका नाम है केरल। हाल ही में जिस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है उस देश का नाम है फिलीपींस। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है वो है रूस। मराठी एवं हिंदी फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है उनका नाम है रमेश देव। सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिलेगा नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने अभी पिछले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया था भाला फेंक में। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु सेहत योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम में अब 200 चैनल चलाए जाएंगे। पहले इसमें 12 चैनल होते थे। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जो जीडीपी की वृद्धि दर की अनुमान है उसे 9.2% रखा गया है। और अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, ये जो खिलाड़ी हैं टेनिस की। और विश्व जो कुष्ठ रोग दिवस है वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो इसी के साथ ये आज का जो पहले हफ्ते का हमारा करंट अफेयर है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आपके चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।